नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच एपीओ 70% एग्जामिनेशन वैकेंसी साइकिल 2025-26 जिसका एग्ज़ाम दिनांक 4/5/2025 को हुआ था, उसका मैं आज सेकंड पार्ट वीडियो लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। जो फर्स्ट पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज बाकी बचे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। Communication from a central government office to a state or union territory in region A or to any office not being a central government office or person in such a state or union territory shall, save in exceptional cases, be in Hindi, and if any communication is issued to any of them in English, it shall be accompanied by a Hindi translation thereof. Which rule of official language rule 1976 provide for the above? केंद्र सरकार के कार्यालय से किसी अन्य का क्षेत्र में स्थित किसी भी राज्य संघ में यदि कोई भी पत्र व्यवहार किया जाता है तो वो पूर्णतः हिंदी में किया जाएगा, और यदि पत्र व्यवहार इंग्लिश में किया जाता है तो उसके साथ साथ हिंदी अनुवाद भी वहाँ भेजना जरूरी होता है। तो ये राजभाषा नियम 1976 के रूल 3(1) के अनुसार है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट से का क्षेत्र में स्थित किसी भी कार्यालय में आप पत्राचार करेंगे तो वह पूर्णतः हिंदी में होगा, और यदि आप इंग्लिश में करते हैं तो उसके साथ हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। यहाँ पे रूल 3(1) के अनुसार हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 1966 प्रोहिबिट रेलवे सर्वेंट फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन? रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत राजनीति और चुनाव में भाग लेने से रोकता है? तो ये हमारा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो लगभग सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो रूल रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के रूल 5(1) के तहत हमें राजनीति या चुनाव में भाग लेने से मना किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हु हैज गॉट द पावर टू एकॉर्ड अप्रूवल फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट इक्विवेलेंट टू एसएजी एंड एबव लेवल्स एट प्रेजेंट? रेलवे मंत्रालय में लेवल 14 एवं उससे ऊपर के समकक्ष नए पदों के क्रिएशन के लिए अनुमोदन के लिए शक्तियां किससे प्राप्त है? तो ये हमारे लेवल 14 और उससे ऊपर के जो भी पद क्रिएशन होता है वो एसएसी कमेटी अप्रूव करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। फाइनेंस मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। इनके अप्रूवल से लेवल 14 और उससे ऊपर के जो भी पद रेलवे मिनिस्ट्री में क्रिएट किए जाएंगे वो इन्हीं के अप्रूवल से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। When running staff are put to officiate in a running post for more than days, their pay in higher post shall be fixed under the normal rules. जब रनिंग स्टाफ को किसी रनिंग पोस्ट पर एक समय से अधिक समय तक काज पे जब रखा जाता है तो उच्चतर पद पर उनका वेतन समान नियमों के अंतर्गत किया जाएगा। जब भी कोई रनिंग स्टाफ हायर पोस्ट पे काज करने के लिए ऑफिशिएट किया जाता है तो वो अगर 30 दिन से अधिक उस ड्यूटी पे उस काज पे अगर लगा रहता है तो उसे उच्चतर पद पर वेतन दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे जो कि 30 दिनों से अधिक के मामलों में है, तब यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए 30 डेज सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑथोराइज्ड एब्सेंस ऑफ नॉट एक्सीडिंग ड्यूरिंग द पीरियड प्रीसीडिंग 6 मंथ पीरियड इज नॉट कंसिडर्ड एज ब्रेक इन सर्विस। एफजी कर्मचारियों के मामले में पिछले 6 माह की अवधि के दौरान से अधिक की अधिकृत अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा। जब भी सब्स्टिट्यूट अगर 6 महीना के अंदर यदि 20 दिन से कम की अवधि तक अब्सेंट रहते हैं तो उसे सेवा में ब्रेक नहीं माना जाएगा, और यदि 20 दिन से अधिक की अवधि यदि वो अनुपस्थित रहते हैं तो उसे सेवा में व्यवधान माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे। सब्स्टिट्यूट के मामले में हमारा 20 दिन से अगर अधिक की आप अनऑथोराइज एब्सेंट रहते हैं तो वो हमारा ब्रेक इन सर्विस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 20 डेज सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। When a probationary period is followed by an extended probationary period and confirmation follows, such extension be not break the date of appointment to the grade or post unless otherwise stated is reckoned from which of the following?
जब कोई स्टाफ अपॉइंट होते हैं तो वो प्रोबेशन पीरियड पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, और यदि प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाता है तो उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट तिथि के बारे में पूछा गया कि उसका अपॉइंटमेंट तिथि कौन सा होगा। तो जो भी प्रोबेशन पीरियड से लेट के एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन तक के अवधि तक के बाद जो तिथि नियुक्त होगा वो हमारा अपॉइंटमेंट तिथि होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, फ्रॉम ए डेट लेटर देन द कमेंसमेंट ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ए प्रोबेशनरी पीरियड, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, फ्रॉम ए डेट लेटर देन कमेंसमेंट ऑफ द प्रोबेशनरी पीरियड टू द एक्सटेंट रूल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द प्रोबेशनरी पीरियड। और यदि प्रोबेशन पीरियड हमारा एक्सटेंड नहीं होता तो जो भी प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीशन डेट होता है उसके बाद जो भी डेट होगा वो हमारा उस मामले में अपॉइंटमेंट डेट हो जाता। मगर यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोबेशनरी पूछा गया तो यहाँ पे भी हमारा प्रोबेशनरी पीरियड एक्सटेंशन ऑफ जो भी प्रोबेशनरी पीरियड था उसके बाद हमारा अपॉइंटमेंट तिथि माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Which rule of the Railway Service Conduct Rule 1966 prohibit participating in any demonstration which is prejudicial to interest of the sovereignty and integrity of India? रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत धरना प्रदर्शन में भाग लेने से पूर्णतः मना किया गया? तो हमारा रूल 7 में बताया गया है कि आपको धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़ ये सब में शामिल नहीं होना है। ये हमारे पे ऑप्शन नंबर डी रूल 7 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्निक यूज्ड टू क्लासिफाई इन्वेंट्री आइटम्स बेस्ड ऑन देयर कंजप्शन रेट और मूवमेंट स्पीड व्हिच हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड व्हिच आइटम्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड, व्हिच आर यूज्ड लेस ऑफन एंड व्हिच आर वर्चुअली नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल। ये एक प्रकार का एनालिसिस है जिसमें वस्तुओं का अक्सर उपयोग किया जाता है और कभी कम बार उपयोग किया जाता है और कभी बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार के एनालिसिस इन्वेंट्री जो भी है उसे एफएसएन एनालिसिस बोला जाता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये एफएसएन एनालिसिस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी एट विच मीटिंग ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी टू बी हेल्ड? राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठक हर एक 3 महीने में एक बार किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे, एटलीस्ट 1 month इन एवरी 6 month, एटलीस्ट 1 मीटिंग इन एवरी 4 month, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, एटलीस्ट 1 मीटिंग इन एवरी 3 month। तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति का बैठक हमारा हर एक 3 महीने में एक बार होता है और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का बैठक हर एक 6 महीने में एक बार होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच इज द मेडिकल क्लासिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ लोको पायलट? जो भी लोको पायलट रिक्रूट किए जाते हैं तो उनके लिए प्रथम मेडिकल में A1 मेडिकल उनका चिकित्सा परीक्षण के दौरान चेक किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे B1 A2 A1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा A1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द मॉड्यूल लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू इम्पार्ट इंडक्शन ट्रेनिंग टू ऑल न्यू ज्वाइनिंग in the government which offer an opportunity to build capacity of government servant in the initial stage and enable them to contribute to nation building is called as। भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सरकार में शामिल सभी नए लोगों को प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक मॉड्यूल शुरू किया गया था जिसे कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये कर्मयोगी प्रारंभ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रेलवे सर्वेंट पोस्टेड टू वर्क इन इसेंशियल इंटरमिटेंट एम्प्लॉयमेंट एट रोड साइड स्टेशन एंड प्रोवाइडेड विथ रेसिडेंशियल क्वार्टर विद इन 0.5 किलोमीटर्स नीड टू वर्क एडिशनल आवर्स पर वीक। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा था। कोई भी जो स्टाफ जो इसेंशियल इंटरमिटेंट के तहत वर्गीकृत हो, अगर यदि वे रोड साइड स्टेशन पे काम करते हैं और उन्हें 0.5 किलोमीटर के अंदर रेलवे क्वार्टर प्रदान किया गया तो उन्हें 24 घंटे अतिरिक्त ड्यूटी करनी पड़ती है। ऐसे उनका नॉर्मल ड्यूटी 48 आवर्स एक वीक में होता है, परंतु यदि उन्हें 0.5 किलोमीटर के अंदर क्वार्टर प्रदान किया गया तो उन्हें 24 आवर एडिशनल ड्यूटी करनी पड़ती है। यहाँ पे ऑप्शन हम देखेंगे 12 आवर, 18 आवर, नन ऑफ द गिवन 24 आवर। यहाँ पे ऑप्शन हमारा D 24 आवर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Select the correct name of the allowance payable to running staff when they are required to perform non-running duties in the interest of railway service। जो भी रनिंग स्टाफ हैं यदि वो उन्हें नॉन रनिंग ड्यूटीज परफॉर्म करना हो तो उसके लिए उन्हें एएल के एडिशनल अलाउंस इन ल्यू ऑफ किलोमीटरेज प्रदान किया जाता है। एएल के नॉन रनिंग ड्यूटीज के परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा अलाउंस इन ल्यू ऑफ किलोमीटरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A railवे servant who is working in Central Railway at Mumbai has been transferred to South Eastern Railway at Kolkata, which is located at a distance of 1900 km away on administrative ground. What is the joining time admissible to that railway servant? एक कर्मचारी है जो सेंट्रल रेलवे में कार्यरत था और उसका ट्रांसफ़र एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में हो जाता, तो उस स्थिति में कितने दिन का ज्वाइनिंग टाइम प्रदान किया जाएगा। जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र होता है तो 1000 किलोमीटर के दायरे तक हमें ज्वाइनिंग करने के लिए 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम प्रदान किया जाता है, और यदि 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच हो तो उसके लिए हमें 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम प्रदान किया जाता है, और यदि 2000 किलोमीटर से अधिक हो तो उसके लिए हमें 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम प्रदान किया जाता है। और यदि 2000 से अधिक किलोमीटर पे हमारा स्थानांतरण होता है और वहाँ ज्वाइन करने के लिए यदि हमें हवाई सुविधा प्रदान की जाती है तो उस स्थिति में हमें 12 दिन का ही ज्वाइनिंग टाइम प्रदान किया जाएगा। तो इस स्थिति में हमारा 1900 किलोमीटर है तो हमारा 12 डे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 10 डे, 15 डे, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट 12 डे। यहाँ ऑप्शन हमारा डी 12 डे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 व्हेन एन एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू हैव एक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी इन हिंदी। कब हम कर्मचारी को हिंदी में प्रवीण मानेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे। यदि उसने मैट्रिकुलेशन या समकक्ष या उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो तो उस स्थिति में हम उसे प्रवीण मानेंगे यदि रेलवे कर्मचारी दिए विकल्पों में से एक को पूरा करता है। यदि उसने डिग्री परीक्षा या डिग्री परीक्षा का समकक्ष या उसने उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को वैकल्पिक विषय के रूप में लिया तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि वह राजभाषा नियमों से संलग्न प्रपत्र में यह घोषित कर दे कि वह हिंदी में प्रवीण है तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में प्रवीणता जब कोई कर्मचारी कोई विषय पे डिग्री हिंदी के साथ करता है तो उस स्थिति में उसे हिंदी में प्रवीणता माना जाता है। तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से किसी एक को पूरा करता है तो उसे हिंदी में प्रवीणता माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू एन अप्रेंटिस मैकेनिक इन रेलवे वर्कशॉप ऑन फुल स्टाइपेंड। जो भी वर्कशॉप में अप्रेंटिस मैकेनिक काम करते हैं तो उन्हें कितने दिन का फुल स्टाइपेंड पेड किया जाता है। तो जो भी अप्रेंटिस मैकेनिक होते हैं उन्हें 16 दिन फुल स्टाइपेंड प्रदान किया जाता है और मेडिकल आधार पे 20 दिन का स्टाइपेंड प्रदान किया जाता है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे। नॉट एक्सीडिंग 20 डेज इन ए ईयर, तो यहाँ पे हमारा फुल स्टाइपेंड में बोला गया तो जो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यदि मेडिकली आधार पे होता तो हमारा ये आंसर सही हो जाता है। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन नॉट एक्सीडिंग 50 डे इन ए ईयर, नॉट एक्सीडिंग 60 डे इन ए ईयर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा फुल स्टाइपेंड पे 60 डे इन ए ईयर पे हमारा लीव प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड ग्रुप ए एंड ग्रुप बी रेलवे सर्वेंट ऑन प्रोबेशन। जो भी प्रोबेशन पे प्रोबेशनरी ऑफिसर या ग्रुप ए या ग्रुप बी ऑफिसर होते हैं तो उन्हें सेवा से टर्मिनेट करने के लिए कितने दिन का नोटिस पीरियड दिया जाता है। तो यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स होते हैं उन्हें टर्मिनेट करने के लिए 3 महीने का नोटिस देना अनिवार्य है। और यदि यहाँ पे IRMS ऑफिसर्स की बात करते हैं तो उस स्थिति में हमारा नोटिस पीरियड 1 महीने हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रुप ए एंड बी और प्रोबेशनरी ऑफिसर के बारे में पूछा गया तो उसके इस स्थिति में हमारा 3 महीने का नोटिस देना अनिवार्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी 3 मंथ सही हो जाएगा। और मेडिकल ऑफिसर्स के मामले में हमारा 1 महीना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस। ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस किस स्थिति में दिया जाता है उसके बारे में हमारा पूछा गया है। तो
द फॉलोइंग शैल बी पेबल एज ओवर टाइम अलाउंस अंडर एच ओ ईयर। जो भी ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस प्रदान किया जाता है वो एच ओ ईयर के तहत हमें ओवर टाइम अलाउंस के रूप में पे किया जाता है। द अलाउंस इज पेबल एट द रेट ऑफ 2 आवर्स ऑफ एवरी आवर। जो भी ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस प्रदान किया जाता है वो हर एक एक घंटे के लिए 2 घंटे के रूप में 2 घंटे की दर से हमें प्रदान किया जाता है। पीरियड ऑफ लेस देन हाफ एन आवर बीइंग लेटेड। जो भी हम ब्रीच ऑफ लेस्ट अलाउंस के तहत ब्रीच ऑफ ड्यूटी करेंगे तो जो भी हमारा आधे घंटे से कम की ड्यूटी होगा उसे हम इग्नोर कर देंगे और आधे घंटे से अधिक की ड्यूटी होगा उसे हम 1 घंटे के रूप में मान लेंगे। तो पीरियड ऑफ हाफ एन आवर और मोर शैल बी राउंडेड ऑफ टू 1 आवर। ये हमारा सही, यहाँ पे हमारे चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। With regard to sanction of educational assistant in favor of railway servant, which of the following does not form part of tuition fee? एजुकेशनल असिस्टेंट जो भी रेलवे सर्वेंट को भुगतान किया जाता है तो उसके तहत कौन सा ट्यूशन फी का पार्ट नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा लाइब्रेरी फी, एडमिशन फी, गेम्स फी, स्पेशल फी, ये हमारे जो 3 पार्ट हैं, लाइब्रेरी फी, एडमिशन फी और गेम्स फी, ये हमारा एजुकेशनल असिस्टेंस का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 ये गलत है। ऑल द गिवन ऑप्शन ये है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जो कि एजुकेशनल असिस्टेंस का पार्ट नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द एडहॉक प्रमोशन इन नॉन गेस्टेड पोस्ट। जो भी एडहॉक प्रमोशन नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए प्रदान किया तो उसके बारे में हमें यहाँ पे बोला गया है कि एडहॉक प्रमोशन इज परमिसिबल इन सिलेक्शन पोस्ट ओनली। जो भी एडहॉक प्रमोशन होंगे वे सिर्फ सिलेक्शन पोस्ट के लिए होते हैं। सही हमारा एडहॉक प्रमोशन इज परमिसिबल इन सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन पोस्ट, ये हमारा गलत है। जो भी एडहॉक प्रमोशन होगा वो सिर्फ सिलेक्शन पोस्ट के लिए किए जाते हैं। एडहॉक प्रमोशन रिक्वायर द पर्सनल अप्रूवल ऑफ द चीफ पर्सनल ऑफिसर नाउ पीसीपीओ, ये हमारा सही है। जो भी एडहॉक प्रमोशन होंगे वो हमारे पीसीपीओ के अप्रूवल से ही प्रदान किए जाते हैं। A railway servant who had passed the written test in the previous selection only is eligible for ad hoc promotion। ये हमारा कंडीशन लागू नहीं होता है कि जो भी ad hoc promotion होंगे वो प्रीवियस सिलेक्शन में पास होंगे तभी प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 3 सही था। चलते हैं ऑप्शन पे। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली करेक्ट। ये हमारा ऑप्शन 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। An order of an interlocutory nature or of the nature of a step in aid of the final disposal of a disciplinary proceeding other than an order of suspension has been passed. Which of the following is true about the above? निलंबन के आदेश के अलावा किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतिम निपटान के लिए इंटरलोक्यूटरी प्रकृति का या चरणबद्ध सहायता की प्रकृति का आदेश पारित किया गया है। जो भी ऑर्डर इंटरलोक्यूटरी नेचर टाइप का हो तो उसके तहत कोई भी हम अपील नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, अपील कैन बी मेड अगेंस्ट सच ऑर्डर। तो ये हम इस तरह के जो भी इंटरलोक्यूटरी नेचर टाइप का ऑर्डर होगा उसके तहत हम लोग अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नो अपील लाइज अगेंस्ट सच ऑर्डर, ये ऑप्शन हमारा सही है। कोई भी अपील, ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द कंपैशनेट अलाउंस। यहाँ पे कंपैशनेट अलाउंस जो भी डीआर के तहत रिमूव कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, तो उन्हें कंपैशनेट अलाउंस प्रदान किया जाता है। तो उसके बारे में पूछा गया है। द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू डिसमिस और रिमूव ए रेलवे सर्वेंट फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल और रिमूवल ऑफ द रेलवे सर्वेंट में इफ द केस इज डिजर्विंग ऑफ द स्पेशल कंसिडरेशन सैंक्शन द कंपैशनेट अलाउंस। जो भी हमारे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होंगे यदि किसी कर्मचारी को सेवा से डिसमिस या रिमूव कर देते हैं तो डिसमिसल होने के उपरांत रेलवे कर्मचारी को डिजर्विंग केसेस में ये कंपैशनेट अलाउंस सैंक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट, नॉट एक्सीडिंग 2/3 ऑफ पेंशन और ग्रेच्युटी और बोथ विच वुड हैव बीन एडमिसिबल टू हिम इफ हैड रिटायर्ड ऑन कंपेंसेशन पेंशन। जो भी कंपेंसेशन पेंशन रिटायर हुए तो उन्हें पेंशन का फुल पेंशन का 2/3 या ग्रेच्युटी का 2/3 से अधिक उन्हें पेंशन प्रदान नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही हो जाएगा। नॉट लेस देन 2/3 एंड नॉट मोर देन फुल कंपनसेशन पेंशन और ग्रेच्युटी और बोथ विच वुड हैव बीन एलिजिबल टू हिम इफ ही हैड रिटायर्ड ऑन कंपनसेशन। यहाँ पे हम दोनों
पेंशन और ग्रेच्युटी दोनों हम लोग नहीं दे सकते हैं, किसी दो में से एक ही पेंशन हम लोग दे सकते हैं, उसका 2/3 होना चाहिए, या तो पेंशन का 2/3 फुल पेंशन का, या ग्रेच्युटी का 2/3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो जाएगा। सैंक्शन एनी परसेंटेज ऑफ कंपनसेशन पेंशन और ग्रेच्युटी और बोथ व्हिच वुड हैव बीन एलिजिबल टू हिम इफ ही हैड रिटर्न ऑन कंपनसेशन पेंशन। ये भी हमारा हिंदी इसका क्षतिपूर्ति पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों का कोई प्रतिशत मंजूर करना हो जो स्वीकार होता है अगर वह क्षतिपूर्ति पेंशन, ये हमारा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 2 सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा सही है। इसका मैं आंसर देख लेता हूँ। क्वेश्चन ID 908। क्वेश्चन ID 908 का ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। 1 और 2 सही है, 1 और 2 हमारा भी 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A railway servant who has been found involved in supporting a terrorist organization and acting against the security of a state can be dismissed from the service। कोई भी रेल कर्मचारी राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध है कार्य करने में संलिप्त पाया जाता है या किसी आतंकवादी संगठन को समर्थन करता है तो उसे सेवा से बर्खास्त करने का प्रावधान हमारे रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल में 1966 के रूल 14(3) में प्रावधान किया गया है कि इस तरह के मामले में कोई भी कर्मचारी संलिप्त हो तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है और इस मामले में कर्मचारी को अपील करने का मौका भी नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे 14(1), 14(2), 14(3), यहाँ पे ऑप्शन हमारा 14(3) सही हो जाएगा। 14(1) वो मामला है जब कोई कर्मचारी कोर्ट क्रिमिनल केसेस में यदि कोर्ट उसे सजा देता है तो उस स्थिति में कर्मचारी को रूल 14(1) के तहत रिमूव कर सकते हैं। 14(2) के तहत जब ऐसा DA को लगता हो कि जांच करना संभव नहीं हो तो उस स्थिति में बिना जांच किए कर्मचारी को सेवा से रिमूव या बर्खास्त कर सकता है। तो उस स्थिति में हमारा 14(2) हो जाएगा। और यदि किसी कर्मचारी को रूल 14(1) के तहत रिमूव किया जाता है तो उस मामले में कर्मचारी को अपील करने का मौका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। As an exception to para 201 of Indian Railway Finance Code IRFC volume in which of the following cases no financial justification need be given except that the expenditure incurred should be economical as possible। IRFC वॉल्यूम 1 के पैरा 201 के तहत अपवाद के रूप में किस मामले में जस्टिफिकेशन फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे व्हेन द एक्सपेंडिचर इनकम ऑन ए स्टेचुरी, जो पूर्णतः वैधानिक कार्य के लिए हो तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। जब कोई अनअवॉइडेबल ऑन कंसिडरेशन और जो भी सेफ्टी मैटर पे पूर्णतः अपरिहार्य हो कि उस पर खर्च करना ही है तो उस मामले में भी जस्टिफिकेशन की अनिवार्यता नहीं है। व्हेन द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन पैसेंजर एमिनिटी वर्क, जो भी एक्सपेंडिचर हो वो यात्री सुविधाओं के कार्य पे किया जाता है उसके लिए भी हमें फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। व्हेन द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ द रिवर, इस स्थिति में हमें फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 की स्थिति में हमें फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे ऑल द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2 ओनली, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द सर्विस रेंडर्ड एज सुटेबल substitute by teachers shall be counted for personal benefit from the date of completion of continuous service as substitute followed by absorption in a regular group C or group D post without any break। जो भी शिक्षक सब्सिट्यूट के रूप में होते हैं यदि वो 3 महीने की सर्विस कर लेते हैं तो उन्हें पेंशनरी जो भी पेंशनरी सुविधाएं होती है वो प्रदान किया जाता है। और टीचर के मामले में 3 महीना और जो भी हमारे सब्सिट्यूट अदर दैन टीचर्स होंगे उस मामले में हमें पेंशनरी सुविधा लेने के लिए 4 साल की सेवा पूर्ण करना अनिवार्य होता है। यहाँ पे हमें रेलवे टीचर के बारे में सब्सिट्यूट टीचर के बारे में पूछा गया है तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन 3 मंथ सही हो जाएगा। 3 महीने के कंटिन्यूअस सर्विस के उपरांत उसे पेंशनरी बेनिफिट का लाभ प्रदान किया जाता है ग्रुप C में ऑब्जर्वेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
In case doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of Railway Servant Discipline Rule 1968, who is competent to decide the matter? जो भी रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल 1968 पे किसी भी रूल पे यदि डाउट होता है तो उस स्थिति में रूल को इंटरप्रेट करने के लिए सिर्फ एक ही के पास पावर है, वो हमारे प्रेसिडेंट के पास है, जो कि मैटर को प्रेसिडेंट थ्रू रेलवे बोर्ड जो भी मामला होगा वो रेफर करना होगा प्रेसिडेंट को, तभी उस पर इंटरप्रेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द मैक्सिमम फैमिली पेंशन ग्रांटेड बाय 7th सेंट्रल पे कमीशन? जो भी मैक्सिमम फैमिली पेंशन वो हमें 75,000 रुपया प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच रूल ऑफ रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल 1968 कम्युनिकेट द प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी इम्पोज करने के लिए रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के रूल 11 के तहत प्रोसीजर किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे रूल 9, रूल 10, रूल 11। यहाँ पे ऑप्शन नंबर रूल डी रूल 11 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ द एज ऑफ द पेंशनर क्रॉसेस फ्रॉम 100 years और मोर, इफ सी इज इंटाइटल्ड टू हाउ मच एडिशनल पेंशन? जब कोई पेंशनर की आयु 100 वर्ष से अधिक हो जाती है तो कितने % उसे अतिरिक्त पेंशन प्रदान किया जाता है? तो ये हमारा, अगर कोई पेंशनर 80 वर्ष से अधिक या 85 वर्ष से आयु कम हो तो उस स्थिति में उसे 20% एडिशनल पेंशन दिया जाता है, और यदि 85 से अधिक और 90 से कम हो तो उस स्थिति में 30% दिया जाता है। और यदि इसी तरह हमारा जब कोई कर्मचारी 100 वर्ष से अधिक की आयु अगर वो पार कर जाएगा तो उस स्थिति में पेंशनर को 100% अतिरिक्त पेंशन प्रदान किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए 100%, यह हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्सल कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हेड सब हेड? जो भी पार्सल से कमाई होता है वो किस हेड के अंतर्गत आता है? तो पार्सल से हमारा जो भी इनकम होता है वो हमारा कोचिंग अर्निंग होता है। टोटल 3 प्रकार के अर्निंग होते हैं, कोचिंग अर्निंग, गुड्स अर्निंग और सन ड्राई अर्निंग। तो यहाँ पे हमारा पार्सल के इनकम के बारे में पूछा गया, तो जो हमारा कोचिंग अर्निंग्स के तहत होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन रेलवे? कौन रेलवे पर संसदीय नियंत्रण का हिस्सा है? कुल हमारे यहाँ पे एस्टीमेट कमेटी के बारे में बोला गया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेवल, ये हमारे तीनों जो कमेटी हैं उस पे संसदीय नियंत्रण रेलवे पे है हमारा है। रेलवे पे संसदीय नियंत्रण है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति और अधीनस्थ विधान समिति। ऑप्शन हम लोग देखेंगे 1 और 2 हमारा नन ऑफ द ऑप्शन, 1, 3 और 4, 1, 2 और 3 हमारा ऑप्शन 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज आर कमिंग अंडर सन ड्राई रेवेन्यू? सन ड्राई रेवेन्यू के तहत कौन कौन से हमारा यहाँ पे आएगा उसके बारे में पूछा गया है। कमर्शियल पब्लिसिटी, लैंड लीज, लैंड मोनेटाइजेशन, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, एडवर्टाइजमेंट फी, नॉन फेयर रेवेन्यू एक्टिविटी, इंटरेस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेज ऑन अकाउंट ऑफ असिस्टेड स्लाइडिंग सैलून्स। यहाँ पे हमारे जो भी सारे अर्निंग है वो हमारे सारे सन ड्राई रेवेन्यू के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सभी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 ये हमारे नन ऑफ द गिवन ऑल द ऑप्शन, ये हमारा सी ऑल द ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ एडिशनल पेंशन फैमिली पेंशन अवेलेबल टू द ऑल पेंशनर फैमिली पेंशनर व्हेन दे क्रॉस द एज 85 ईयर्स लेस देन 90 ईयर्स? जो भी पेंशनर होंगे वो उनका जब एज 85 साल से अधिक और 90 वर्ष से कम पे होता है तो उन्हें एक अतिरिक्त पेंशन प्रदान किया जाता है। तो पेंशन का परसेंटेज इस स्थिति में हमारा 30% हो जाएगा। 80 से अधिक 85 से कम के मामले में 20% और 85 से अधिक और 90 से कम के मामले में हमारा 30%। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे 20% ऑफ द रिवाइज्ड बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन, 30% ऑफ द रिवाइज्ड बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ रेलवे सर्वेंट डाइज व्हाइल इन सर्विस, डेथ ग्रेच्युटी शैल बी पेड टू हिज फैमिली पेंशन? जब कोई रेलवे कर्मचारी सेवा के दौरान मर जाता है तो उसे कितना डेथ ग्रेच्युटी प्रदान उसके फैमिली मेंबर को प्रदान किया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे कंडीशन दिया गया होगा कि इफ द क्वालिफाइंग सर्विस इज 5 years और मोर बट लेस देन 11 years, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोलमेंट्स इज पेएबल? जब कोई जो मृतक है वो अगर 5 साल की सेवा
से अधिक और 11 वर्ष की सेवा से कम कारक उस सेवा उन्होंने प्राप्त कर लिया होगा और उस स्थिति में वो डेथ कर गया, तो उस स्थिति में कितना इमोलमेंट्स प्रदान किया जाएगा। तो जो भी इस स्थिति में उन्हें पेंशन प्रदान किया जाएगा यदि वो 5 साल से 5 साल से अधिक और 11 वर्ष से कम की अर्हक सेवा की हो, तो उस स्थिति में उसे मासिक परिलब्धि का 12 गुना प्रदान किया जाता है। और यदि 1 वर्ष से कम की अर्हक सेवा होता है तो उस स्थिति में मासिक परिलब्धि का 2 गुना, यदि 2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम होता है तो उस स्थिति में मासिक परिलब्धि का 6 गुना। इसी तरह हमारे कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक और 11 वर्ष से कम का अर्हक सेवा उन्होंने कर लिया था, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो इस स्थिति में मासिक परिलब्धि का 12 गुना इमोलमेंट्स प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। 15 टाइम्स ऑफ मंथली, ये हमारा नहीं सही होगा। 10 टाइम्स मंथली इमोलमेंट, ये भी हमारा सही है। 20 टाइम मंथली, ये भी हमारा सही। टोटल हमारा 12 टाइम्स मंथली इमोलमेंट्स प्रदान किया जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऑन कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स रेलवे पेंशनर हु हैव कम्यूटेड ए पोर्शन ऑफ देयर पेंशन गेट देयर पेंशन रीस्टोर्ड। जो भी रेलवे पेंशनर हैं उन्होंने अपनी पेंशन का अगर कोई हिस्सा कम्यूट किया है तो कितने वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उन्हें पेंशन बहाल कर दिया जाता है। तो हमारा इस स्थिति में यदि वो 15 साल पूर्ण होने पे जो भी कम्यूटेड पेंशन है वो बहाल कर दिया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे 14 ईयर्स, 20 ईयर्स, 12 ईयर्स। यहाँ पे ऑप्शन हमारा 15 ईयर्स होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेजर एंड माइनर हेड्स ऑफ रेलवे रिवेन्यू द वर्ड एक्स रेफर टू द फॉलोइंग। जो भी मेजर और माइनर हेड रेलवे के तहत रिवेन्यू के तहत आते हैं तो उसे एक वर्ड के तहत डोनेट किया जाता है जो एक्स वाई जेड होता है। एक्स हमारा कोचिंग अर्निंग्स को डिनोट करता है, वाई हमारा गुड्स अर्निंग को डिनोट करता है और जेड हमारा सन ड्राई अर्निंग को डोनेट करता है। यहाँ पे एक्स के बारे में पूछा गया तो हमारा कोचिंग अर्निंग होगा, तो ऑप्शन देख लें आप, तो कोचिंग अर्निंग्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा कोचिंग अर्निंग सही हो जाएगा। सन ड्राई एंड अदर अर्निंग्स के लिए हमारा जेड होता है और गुड्स अर्निंग के लिए बाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू द स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। जो भी कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी का रूल है उसके बारे में हमें पूछा गया है। द एक्सपेंडिचर शुड प्राइमा फेसी बी मोर देन द ओकेजन, ये हमारा गलत हो जाएगा। जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो मोर देन एक से अधिक नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मोर देन बोला गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ऑन एडवांटेज। कोई भी एक्सपेंडिचर होगा वो अपने फायदा के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। Public money should not be utilized for the benefit of a particular person or section of the community unless the amount or expenditure involved is insignificant or claim for amount could be enforced in a court of law or the expenditure is in pursuance of recognized policy or custom। जो भी पब्लिक मनी होगा वो पर्टिकुलर पर्सन के फायदे के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन 4 पे चलते हैं, द अमाउंट ऑफ अलाउंस सच एज ट्रेवलिंग अलाउंस ग्रांटेड टू मिक्स एक्सपेंडिचर ऑफ पर्टिकुलर टाइप शुड बी सो related that the allowance are not of the whole source of profit of the recipient। जो भी ट्रेवलिंग अलाउंस प्रदान किया जाता है वो किसी भी व्यक्तिगत रूप से उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 गलत था, बाकी ऑप्शन 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा 2, 3, 4 सही है। ये लगभग जितने भी आपके सिलेक्शन एपीओ का होता है उसमें एक क्वेश्चन कैनन ऑफ फाइनेंस रूल से जरूर रहता है, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ट्रू और एक्रूड रेवेन्यू इन एन अकाउंटिंग पीरियड वेदर आर नॉट एक्चुअली रिलीज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लॉसरी मैचेज करेक्टली विद द अबव एक्सप्लेनेशन। किसी लेखा अवधि में सही या अर्जित राजस्व चाहे वह वास्तव में प्राप्त हुआ या नहीं तो उसे क्या बोला जाता है। तो जो भी ट्रू और एक्यूरेट रेवेन्यू होगा वो पूर्णतः ग्रॉस रेवेन्यू होता है, तो हमारा ऑप्शन देखेंगे ग्रॉस रिसिप्ट, ग्रॉस रेवेन्यू, ऑडिंग वटिंग, तो ये हमारा ग्रॉस रेवेन्यू सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एक्सपैंड आई पास का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया, तो आई पास का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम होता है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, इंटरनेट पेमेंट ऑथराइजेशन सर्विस ये हमारा नहीं है, नन ऑफ द ऑप्शन गिवन ये नहीं है, इंडिविजुअल पर्सनल असिस्टेंट सर्विस ये भी नहीं है, इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट हैज एडवाइज टू टेक अप ए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क इन लेवल 3 फॉर इम्पोजिशन ऑफ मेजर पेनाल्टी अंडर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल फॉर द इरेगुलरिटी कमिटेड बाई हिम। कोई एक कमर्शियल क्लर्क था, उसे पेनाल्टी प्रदान किया गया, विजिलेंस के द्वारा एडवाइस किया गया है। तो जो भी उसने इरेगुलरिटी, उसके लिए विजिलेंस से पेनाल्टी के लिए बोला गया। तो यहाँ पे देखेंगे द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑन कंक्लूजन ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग had imposed a minor penalty against him. Vigilance Department, not satisfied with the penalty imposed, has proposed for enhancement of penalty. जो भी डीए था, उसने निष्कर्ष निकाला कि फाइनली उन्हें माइनर पेनाल्टी दिया जाता है, परंतु विजिलेंस डिपार्टमेंट इससे संतुष्ट नहीं था, तो उन्होंने पेनाल्टी को इन्हांस करने के लिए बोला। Who among the following is competent to enhance the penalty? Within 6 months from the date of order of imposition of minor penalty when the commercial cum ticket clerk has not submitted the appeal yet. उस स्थिति में कौन से अथॉरिटी विदिन 6 मंथ के अंदर होंगे जो पेनाल्टी को इन्हांस कर सकते हैं। जनरली इस तरह के मामले में पेनाल्टी को इन्हांस करना हो तो 6 महीने के अंदर अपील या रिवीजन में इन्हांस कर दिया जाता है, और यदि पेनाल्टी को माफ़ करना हो या कम करना हो तो स्थिति में 1 साल के अंदर करना होता है, 12 महीने के अंदर। तो यहाँ पे पेनाल्टी को इंक्रीज करने के बारे में, जो कि 6 महीने के अंदर करना है, तो यहाँ पे लेवल 3 के जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क था वो लेवल 3 में कहा जाता। तो उस स्थिति में उसे डीए के रूप में सीनियर स्केल ऑफिसर जो होंगे वो डीए के रूप में होंगे। तो यहाँ पे जब अपील का मामला बन रहा तो सीनियर स्केल से ऊपर जेजी हमारे होंगे। तो उस स्थिति में हम लोग ऑप्शन देखेंगे डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, ये तो हमारे सीनियर स्केल के हो गए। डिविजनल रेलवे मैनेजर, ये तो हमारे एसएजी से ऊपर हो गए। सीनियर डिविजनल कमर्शियल, ये हमारे जेजी हैं। तो इस स्थिति में जो भी पेनाल्टी को इन्हांस करेंगे वो हमारे सीनियर डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर जो जेज रैंक के होंगे वो पेनाल्टी को इन्हांस कर सकते हैं 6 महीने के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द इनवैलिड पेंशन। इनवैलिड पेंशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा करेक्ट है। इट इज ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट हु रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ एनी बॉडली और मेंटल इन्फॉर्मेटी विच परमानेंटली इनकैपेसिटेबल टू हिम टू द सर्विस। जो भी इनवैलिड पेंशन होता है, जब कोई कर्मचारी पूर्णतः अपंग हो जाता है या मेंटली रूप से कमजोर हो जाता है, तो उसे उस इनवैलिड पेंशन प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। A railway servant applying for an invalid pension shall submit a medical certificate of his permanent incapacity of service due to bodily or mental inability. जब कोई कर्मचारी पूर्णतः अपंग हो जाता है तो वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट अपना परमानेंट इनकैपेसिटी के बारे में बताएगा कि मैं पूर्णतः रूप से अपंग हो गया हूँ, तो उस स्थिति में भी उसे इनवैलिड पेंशन प्रदान किया जाता है। Where the medical authority has declared a railway servant fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he should, provided he is willing to be employed on a lower post, and if there no means of employing him over even on the lower post, he may be admitted to invalid pension. ये हिंदी इसका मैं देख लेता हूँ। जहाँ चिकित्सा प्राधिकारी ने किसी रेलवे सेवक को उसके द्वारा की जा रही सेवा से कम श्रम श्राद्ध प्रकृति के आगे की सेवा के लिए फिट घोषित किया गया। मतलब जो कर्मचारी था वो हायर पोस्ट पे था और वो हायर पोस्ट के तहत फिट नहीं है, वो किसी लोअर पोस्ट के पद के तहत फिट है, तो उसे बशर्ते कि वह इस प्रकार नियोजित होने के लिए तैयार हो, निम्न पद पर नियोजित किया जाना चाहिए। और यदि उसे निम्न पद पर भी नियोजित करने का कोई साधन नहीं हो तो उसे अमान्य पेंशन के लिए स्वीकार किया जाता है। हाँ, इस स्थिति में जब उसे लोअर पोस्ट पे भी ऑब्जर्व नहीं किया जाए तो उसे इनवैलिड पेंशन फिर प्रदान कर दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 4 पढ़ेंगे। रेलवे सर्वेंट में इफ ही कंसीडर दैट ही इज नॉट इन ए फिट स्टेट ऑफ हेल्थ टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी अप्लाई टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर रिटायरमेंट और इनवैलिड ग्रेच्युटी और पेंशन। जब कोई रेल सेवक वह समझता हो कि वह कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता, उसकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है, तो वह अमान्य ग्रेच्युटी या पेंशन पर समिति के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है। तब उस स्थिति में सक्षम अधिकारी उसे इनवैलिड पेंशन प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चारों सही लग रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 ओनली, ऑल द गिवन ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑल द गिवन ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय बैगन टर्न राउंड। बैगन टर्न राउंड का मतलब क्या है? बैगन टर्न राउंड मतलब जो भी एक बैगन से क्रमिंग लोडिंग के बीच जो बिताया गया समय है उसे बैगन टर्न राउंड बोलते हैं।
टाइम इलैप्स बिटवीन सक्सेसिव लोडिंग ऑफ ए सिंगल वैगन, तो उसे वैगन टर्न राउंड बोला जाता है। ये हमारा अकाउंट्स का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड द स्टेट लेवल स्क्रूटनी कमिटी हैड डिक्लेयर्ड दैट ए रेलवे सर्वेंट who got appointed in railway against ST quota does not belong to ST community and the ST community certificate submitted by him at the time of joining the service is bogus. Which of the following can be imposed against the railway servant? जब कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बता रहा हो कि कोई रेलवे सर्वेंट है वो एसटी के तहत अपॉइंटमेंट पा गया, मगर उसका एसटी वो कर्मचारी एसटी का था नहीं और उसका एसटी सर्टिफिकेट भी गलत बना हुआ था, और वो पूर्णतः उसका सर्टिफिकेट बोगस है और ज्वाइनिंग के टाइम उसने जो जमा किया था तो उस पर क्या कार्रवाई किया जाता है उसके बारे में हमें पूछा गया है। तो अपॉइंटमेंट के समय जब भी ऑफिस ऑर्डर निकाला जाता है तो उसमें एक वर्ड लिखा जाता है कि कोई भी दस्तावेज असंवैधानिक पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे। The services of the railway servant can be terminated by the competent authority by following the procedure communicated under railway servant discipline repeal rule for major penalty। ये हमारा ऑप्शन नहीं आता है, उसे बिना सूचना दिए उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, कोई भी उसे अपील रिव्यू का मौका नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, द सर्विस ऑफ द रेलवे सर्वेंट कैन बी टर्मिनेटेड द कंप्टेंट अथॉरिटी आफ्टर इशूइंग सो कॉज नोटिस। सो कॉज नोटिस भी उसे देना अनिवार्य जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। द सर्विस ऑफ द रेलवे सर्वेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द कंप्टेंट अथॉरिटी विदाउट इशूइंग सो कॉज नोटिस। ये हमारा ऑप्शन सही है। जब कोई कर्मचारी का नियुक्ति होता है तो उसका कोई भी दस्तावेज यदि असंवैधानिक पाया जाता है तो बिना सो कॉज नोटिस के उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिटेल्ड प्रोसीजर अंडर रूल 21 ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल 1968 हैज बीन कम्युनिकेटेड टू रेलवे सर्वेंट अबाउट द इंस्ट्रक्शन फॉर द सबमिशन रिसिप्ट एंड ट्रांसमिशन ऑफ पिटिशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स सच प्रोसीजर। रेलवे कर्मचारी अनुशासन अपील नियम 1968 के नियम 21 के अंतर्गत रेलवे कर्मचारियों को भारत के राष्ट्रपति को याचिका प्रस्तुत करने, प्राप्त करने और प्रेषित करने के अनुदेश के बारे में किसमें प्रक्रिया डिटेल में बताई गई है। जो भी पिटीशन राष्ट्रपति को दायर किया जाता है वो अपेंडिक्स रूल अपेंडिक्स 2 के IREC वॉल्यूम 1 में बताया गया है कि कोई भी रेलवे एम्प्लॉय राइट टू पिटीशन के तहत प्रेसिडेंट को अपील कर सकता है। तो यहाँ ऑप्शन हम लोग देखेंगे अपेंडिक्स 2 ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1, ये हमारा ऑप्शन सही है। और अपेंडिक्स 1 में हमारा रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पे राइट टू पिटीशन टू प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया, तो जो कि अपेंडिक्स 2 के बारे में बताया गया है डिटेल रूप से। वॉल्यूम 1 IREC वॉल्यूम 1 अपेंडिक्स 2, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन केस बोथ वाइफ एंड हस्बैंड आर रेलवे और गवर्नमेंट सर्वेंट एंड इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ द सर्वाइविंग चाइल्ड और चिल्ड्रन इज आर इंटाइटल्ड टू ड्राइव ईच ऑफ द फॉलोइंग। जब माता पिता दोनों रेलवे में कर्मचारी हैं और दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में बच्चे को किस प्रकार का इंटाइटल ड्रा होगा, तो उसके बारे में बोला गया कि चूज एनी वन फैमिली पेंशन, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। 2 फैमिली पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिजीज पेरेंट सब्जेक्ट टू द लिमिट स्पेसिफाइड बाय 1 ओनली 1 फैमिली पेंशन ऑन अकाउंट ऑफ आइदर मदर और फादर भी चेवरी। जब कोई रेलवे सेवक पति पत्नी दोनों रेलवे में हो और दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में बच्चे को 2 फैमिली पेंशन प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि उसकी लिमिट मैक्सिमम फैमिली पेंशन से अधिक ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा 2 फैमिली पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजीज पेरेंट्स सब्जेक्ट टू द लिमिट स्पेसिफाइड हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रूल व्हाट इज फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट रूल 7 ऑफ रेलवे सर्विस पेंशन रूल्स 1993। रेलवे सेवा पेंशन नियम 1993 के रूल 7 के तहत हमें यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा सही है। रेलवे सर्वेंट हु हैविंग रिटायर्ड ऑन ए सुपरनुएशन पेंशन और रिटायरिंग पेंशन इज सब्सिक्वेंटली री एम्प्लॉयड शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू ए सेपरेट पेंशन और ग्रेच्युटी फॉर द पीरियड ऑफ हिज री एम्प्लॉयमेंट। कोई भी रेलवे सर्वेंट हो वो सुपरनुएशन सेवानिवृत्ति पेंशन या रिटायरिंग पेंशन सेवानिवृत्त हो गया है और वो बाद में फिर से री एम्प्लॉयड हो जाता है तो उसे फिर से
री एम्प्लॉयड हुए सर्विस पे दोबारा पेंशन नहीं मिलेगा। जो भी पेंशन उसे मिलेगा वो फाइनली जो सुपरन्यूशन पेंशन या रिटायरिंग पेंशन होगा वो सिर्फ एक ही पेंशन उसे मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। दो ऑप्शन पे चलते हैं। रेलवे सर्वेंट शैल अर्न 2 पेंशन इन द सेम सर्विस और ए पोस्ट एट द सेम टाइम और बाय द सेम कंटिन्यूअस सर्विस। ये हमारा गलत है। एक ही सेवा के लिए वो 2 से पेंशन नहीं ले सकता है। रेलवे सर्वेंट हु हैड रेंडर मिलिट्री सर्विस एंड री एम्प्लॉयड इन ए रेलवे सर्विस। वो एक रेलवे सर्वेंट था, उसने मिलिट्री सेवा की है और फिर से री एम्प्लॉयड इन रेलवे सर्विस में फिर से वो री एम्प्लॉयड हुआ है। और पोस्ट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपरन्यूएशन may continue to draw the military pension or retain gratuity received on discharge from military service, in which case his former military service shall not count as qualifying service। जो भी उसने मिलिट्री के बाद उसे पेंशन मिला वो उसे कंटिन्यू रखेगा और जो भी फॉर्मर मिलिट्री सर्विस होगा उसका क्वालिफाइंग सर्विस नहीं माना जाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। A railway servant who had rendered military service and re-employed in railway service or post before attaining the age of superannuation pension may continue to draw the military pension on retained gratuity received or discharged from military service, in which case his former military service shall count as qualifying service। जो भी इस ऐसा केस होता है तो उसका यदि वो मिलिट्री का ही ग्रेच्युटी वगैरह पेंशन ले रहा हो तो उस स्थिति में रेलवे में किया गया सर्विस काउंट नहीं किया जाएगा। रेलवे कर्मचारी जिसने सैन्य सेवा की हो और सुपरन्यूएशन की आयु प्राप्त करने से पहले किसी रेल सेवा या पद पर पुनर्नियोजित हुआ हो सैन्य पेंशन प्राप्त करना जारी रख सकता है। और यदि सैन्य सेवा से मुक्ति पर प्राप्त ग्रेच्युटी को अपने पास रखता है तो इसी स्थिति में उसकी पूर्व सैन्य सेवाएं अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिनी जाएगी। तो यहाँ पे गिनी नहीं जाती है, जो कि ऑप्शन में सी में बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 3 सही है। ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन 1, 2, 3 ये हमारा नहीं है। ऑप्शन 1 और 3 हमारा सही था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस डिसिप्लिन अपील रूल डील विद द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील। जो भी रेलवे सर्विस डिसिप्लिन अपील रूल 1968 के तहत अपील का जो टाइम दिया गया है वो किस में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर रूल 20 के तहत है। लिमिटेशन ऑफ पीरियड ऑफ अपील के बारे में बताया गया है। रूल 19 में हमारा डिसिप्लिनरी अपीलेट अथॉरिटी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे सर्वेंट हैज सबमिटेड ए पिटीशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर विच रूल ऑफ फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द पिटीशन कैन बी विथहेल्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। एक रेलवे कर्मचारी है जो भारत के राष्ट्रपति को एक पिटीशन दायर करता है, जो किस स्थिति में पिटीशन को सक्षम निर्धारित प्राधिकारी द्वारा रोका जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, द पिटीशन डज नॉट कॉन्टेन डिसलॉयल डिसरिस्पेक्टफुल इम्प्रॉपर लैंग्वेज। जो भी याचिका होगा वो विश्वासघाती, अपमानजनक या अनुचित भाषा का नहीं होगा, तो उस स्थिति में भी पिटीशन को रोक दिया जाता है। द पिटीशन इज रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एन ऑर्डर कम्युनिकेटेड टू द petitioner more than 6 months before the submission of the petition and no satisfactory explanation of the delays given। ये भी इस स्थिति में भी पिटीशन को रोक दिया जाता है। द पिटीशन इज ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द नॉन एक्सरसाइज इन फेवर ऑफ द पिटिशनर ऑफ ए डिस्क्रिप्शन वेस्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। इस स्थिति में भी पिटीशन को रोक दिया जाता है। द पिटीशन इज ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट ए डिसीजन विच इज डिक्लेयर्ड टू बी फाइनल बाई लॉ और स्टेच्यूट। इस स्थिति में पिटीशन को रोक दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सभी सही है। ऑल द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट, यहाँ पे सही होना चाहिए, मगर इसका ऑप्शन आरआरबी ने ऑप्शन नंबर 1 को छोड़ के 2, 3 और 4 को सही दिया है, जबकि क्वेश्चन आईडी है यहाँ पे देख लेता हूँ 902 का ऑप्शन रेलवे बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 को सही बताया, जबकि 1 को इन्होंने बताया कि नहीं कर सकते हैं। मगर जब हम अपेंडिक्स 2 के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया गया है द पिटिशनर हैज नॉट कंप्लाइड विथ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 2, तब पिटीशन को रोक देते हैं। तो पार्ट 2 में ये कंडीशन है हमारा, पार्ट 2 में हमारा कंडीशन है कि एवरी पिटीशन शैल बी एलिजिबल एंड मे प्रिफरेबली आइदर इन ट्रांसक्रिप्ट और इन प्रिंट। इसी में से एक हमारा कंडीशन है
कि एवरी पिटिशन सेल कंटेन नो डिसलॉयल डिस्पेक्टिव और इम्प्रॉपर लैंग्वेज। तो इस स्थिति में भी हमारा पिटिशन को रोक दिया जाता है। पार्ट 2 यहाँ पे बोला गया है द पिटिशनर हैज नॉट कंप्लाइड विथ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 2। पार्ट 2 में जो भी प्रोविजन बताया गया है यदि उसका पालन नहीं करता है तो उस स्थिति में भी पिटिशन को रोक दिया जाता है। तो जबकि यहाँ पे ऑप्शन हमारा चारों सही होना चाहिए था, परंतु आरआरबी के द्वारा सिर्फ ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 को ही सही बताया गया है, जिसपे ऑब्जेक्शन भी रेज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर हु कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ चीफ वर्कशॉप इंजीनियर हैज इशूड ए मेजर पेनल्टी चार्जशीट टू ग्रुप सी रेलवे सर्वेंट। During the course of the inquiry, the charged employee has raised wise against the inquiry officer. Who among the following can dispose of the representation of the charged employee raising wise against the inquiry officer under Railway Servant Discipline Appeal Rule 1960? उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर जो CWE के अधीन में आते हैं और उन्होंने एक ग्रुप सी रेलवे कर्मचारी को चार्जशीट जारी किया और जांच के दौरान आरोपित कर्मचारी ने इंक्वायरी ऑफिसर के विरुद्ध पक्षपात रवैया अपनाने का कंप्लेन किया, तो उस स्थिति में कर्मचारी के अभ्यावेदन पे मामले को कौन डिस्पोज कर सकता है। तो उस स्थिति में जब भी इंक्वायरी ऑफिसर पे वाइज पक्षपात का आरोप लगाया तो उस स्थिति में जो भी हमारे रिविजनरी अथॉरिटी होते हैं तो उनके पास मामले को प्रस्तुत किया जाता है। तो जब यहाँ पे मामला डिप्टी सीएमई ने दिया था तो उसके बाद हमारा अपीलेट अथॉरिटी हमारे CWE हो जाएंगे और उसके बाद PCME हमारे डिविजनरी अथॉरिटी हो जाएंगे। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे चीफ वर्कशॉप इंजीनियर, ये हमारे ए ही होंगे, तो इनके पास हम लोग मामले को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, ये हमारा सही है, जो कि नेक्स्ट रिवाइजिंग अथॉरिटी होंगे उनके पास प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्लान हेड कोड नंबर 65। प्लान हेड पैंसेट हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। ऑप्शन हम लोग देखेंगे स्टाफ वेलफेयर ट्रेनिंग स्टडी, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। स्टोर सस्पेंस हमारा प्लान हेड 71 है और स्टाफ वेलफेयर हमारा यहाँ पे 51 है। तो ये हमारा दिनांक 4/5/25 को APO 70% सिलेक्शन का जो एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर था, जो मैं 2 पार्ट में डील किया हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा वो जाके हमारे चैनल पे वीडियो को देख सकते हैं। और ये हमारा सॉल्यूशन था जो कि APO के एग्ज़ाम्स का था। दोस्तों ये आपको सॉल्यूशन कैसा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने जो भी दोस्त आपके जो भी APO या WLI का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी नॉलेज प्राप्त हो सके। यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।